बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। चैप्टर 9 प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट और लेक्चर नंबर है 24 एक्वायर रिसोर्सेज। रिसोर्स मैनेजमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका प्रोसेस है एक्वायर रिसोर्सेज। एक्वायर रिसोर्सेज में हम अब रिसोर्स की एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने प्लान को देख लिया कि रिसोर्स मैनेजमेंट का प्लान कैसे करना है, उसके की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फिर हमने एक्टिविटी रिसोर्सेज को देखा कि एक्टिविटी में कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए, एक्विजिशन किस तरह होगा उसका, उसमें जो की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे एक्वायर रिसोर्सेज को। एक्वायर रिसोर्सेज हमारे पास जो नॉलेज एरिया है रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसके हम उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जिसके इनपुट टूल टेक्निक्स को हम यहाँ पे देखेंगे। और होपफुली साथ साथ आपको समझ भी आ रही होगी कि जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उसको हमने किस तरह मैप करना है अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फैक्टर्स के साथ। एक्वायर रिसोर्सेज में देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लान में ही हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि हमें किस लेवल के, किस क्वांटिटी में, कितनी कौन कौन सी ग्रेडिंग में, किस किस स्किल सेट से प्रोजेक्ट के रिसोर्स हमें चाहिए, वो हमने रिसोर्स मैनेजमेंट में डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे हम सिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स हमें प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो उसको हमने एक्वायर कैसे करना है, उसको हम यहाँ मेक श्योर करते हैं कि कमिटमेंट के मुताबिक ऑन स्पेसिफिक असाइन टाइम हमें वो रिसोर्सेज मिल जाने चाहिए। फाइनल लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगी, उसमें क्या क्या शामिल होता है, कौन कौन हो सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, आउटसाइडर्स हो सकते हैं, सेलर्स हो सकते हैं, आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पीपल हो सकते हैं डिफरेंट स्किल सेट के साथ, कंसल्टेंट हो सकते हैं, या हम और किसी से कोई वर्चुअल टीम से आउटसोर्स कर रहे हैं। तो आपकी प्रोजेक्ट की जो लास्ट लिस्ट होगी वो इस तरह होगी। फिजिकल रिसोर्सेज में हम देखते हैं कि जो रिसोर्स हमें चाहिए, आया हमें वो परचेज करने हैं, आया हमें ऑलरेडी हमें स्टोर करके रखना होगा, पहले से ख़रीदना होगा, या जस्ट इन टाइम में हमें वो एडजस्ट करने होंगे। रिसोर्स से रिलेटेड जो प्लान है आपका, वो हम एक्वायर रिसोर्स में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अब रिसोर्स हम कैसे एक्वायर करके किस टाइम पे करना है और कब करना है, उसी टाइम पे जस्ट इन टाइम करना है, या हमें वेयर हाउस की मैनेजमेंट करनी होगी उसके इन्वेंट्री को सेव करने के लिए। जैसे ही हमारे पास एस्टिमेशन का प्रोसेस और रिसोर्स मैनेजमेंट का प्लान डिफाइन हो जाता है, एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाती है, तो हमारी एक्विजिशन स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली अक्सर प्रोजेक्ट में हम एक्विजिशन पे काम शुरू कर देते हैं, यानी प्लानिंग के फ़ौरन बाद आज जब आपने एग्जीक्यूशन करनी है, तो एग्जीक्यूशन से पहले ही इन द वेरी बिगनिंग हमारे पास रिसोर्स होने चाहिए। रिसोर्स के बेस पे ही हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे ना, तो उनको कैसे एक्वायर करना, ये प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका जो रिसोर्सेज अगर आपने हायर करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है उनके साथ, या कंसल्टेंट करने हैं, तो मोस्टली ये जो प्रोसीजर होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इस प्रोसेस को फॉलो अप करती है। वो कॉन्ट्रैक्टर आउटसाइडर से हैं, तो आपको अगर आउटसोर्स कर रहे हैं वर्क का, तो उसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में डील करती है, जो कि एक लेंथी प्रोसेस होता है, जो कि उसका जो कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहती है, even in the form of human resource process, even in the case of procurement management। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं या ह्यूमन रिसोर्स है, तो उस पर डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो एक्वायर रिसोर्स में हमने ये जानने की कोशिश करेंगे और उसको हम एडजस्ट करेंगे ह्यूमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के साथ, कि अगर रिसोर्सेज को हायर किया जा रहा है तो उस पर कितना प्रोसेस लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसके एक्विजिशन का प्रोसीजर क्या होगा, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कैसे होगा, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, और हमें कब मिलेगा, कब हमारा जो एम्फोसिस है वो किस टाइम अवेलेबिलिटी होगी रिसोर्स की। यानी अगर अगर आपको अगले हफ्ते काम शुरू करना है और प्रोक्योरमेंट कह रहे हैं कंसल्टेंट अगले महीने आएगा, तो डेफिनेटली देयर हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइम फ्रेम्स। तो इसको आपने कैसे मैनेज करना है, वो हम इसी प्रोसेस में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि कब मिलेगा, उसी हिसाब से हमने अपने प्रोजेक्ट को प्लान करना होगा। यूज़ द रिसोर्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एज अ रेफरेंस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। क्यों चाहिए यार आपको ये इतने, आपको इतना फिजिकल रिसोर्सेज किस वजह से चाहिए, इतनी अच्छी क्वालिटी के क्यों चाहिए, आपके पास एक रेफरेंस प्लान होना चाहिए। इसके पीछे हम कंप्लीट काम कर चुके हैं स्कोप मैनेजमेंट में, हमने काफ़ी काम की है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट या हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है, प्रोजेक्ट चार्टर में जो काम मेंशन है उसको हमने इतने रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करना है, तो हमें अपने काम को, अपनी रिसोर्स एक्विजिशन या रिसोर्स रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई करना होगा। की पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्वायर रिसोर्सेज में, वो कौन कौन से हैं। आपने देखना है कि आया कहीं प्री असाइनमेंट तो नहीं हुई पड़ी आपके प्रोजेक्ट में, कि ऑलरेडी आप
आपको आप प्रोजेक्ट चार्टर में मेंशन है कि आप इन रिसोर्सेज के साथ काम करेंगे। अगर प्री असाइन है तो उनकी अवेलेबिलिटी चेक कीजिए, क्या आपको जिस वक्त वो जिस टाइम फ्रेम में वो चाहिए रिसोर्सेज उस टाइम में वो अवेलेबल हैं नहीं। हमने नेगोशिएशन करना है अपने फंक्शनल मैनेजर से। देखिए जैसे हमने बात की, हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एज्यूम करेंगे, हम मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में मोस्टली रिसोर्स आते हैं फंक्शनल एरिया से। सो फंक्शनल एरिया मैनेजर से हमने बात करनी होगी बेस्ट रिसोर्सेज से और उनकी अवेलेबिलिटी पे। न्यू हायरिंग करनी है आपने, अगर वहाँ पे आपको न्यू हायरिंग है तो ह्यूमन रिसोर्स के प्रोसीजर को आप समझिए कि ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसीजर क्या है, न्यू हायरिंग का जो जो मैकेनिज्म है ऑर्गेनाइजेशन में, या वो किस अप्रोच से न्यू हायरिंग होती है उसको हम समझेंगे यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसीजर आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने लेकर आनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो हमने एक्विजिशन में यहाँ इसी प्रोसेस में हमने डिस्कस करना है। न्यू हायरिंग के बारे में भी और आउटसोर्सिंग में कॉन्ट्रैक्टिंग के प्रोसेस को भी हम ये डिस्कस करेंगे। आपने जस्ट इन टाइम अप्रोच यूज़ करनी है, लीन मैनेजमेंट, एजाइल मैनेजमेंट आपने यूज़ करनी है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन एक्विजिशन का जो मेथड है वो यूज़ करना है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। रिस्क का रिलेशन रिसोर्स के साथ बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे, देखिए अगर रिसोर्स अपने टाइम पे ना मिले आपको, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे अवेलेबल ना हुए, तो जो सिचुएशन जो पैनिक क्रिएट होगा आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, अगर वो अवेलेबल ना रहे तो कैसे आप मैनेज करेंगे, वो भी हमने रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ टच करके हमने इस सेक्शन में डिफ़ाइन करना होगा। और अपने मैनेजमेंट को ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि अगर हमें इस टाइम फ्रेम पर इस क्वांटिटी इस फैक्टर्स के साथ या इन फीचर्स के साथ हमें रिसोर्सेस ना मिले तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके हमारे प्रोजेक्ट पर, ये हमने यहीं पर डिफ़ाइन करना होगा। देखिए आपको अगर टीम है, प्रोजेक्ट की टीम, मोस्टली 4 फॉर्म डिस्कस किए गए हैं बुक के अंदर। देखिए अगर वो डेडिकेटेड टीम है, प्रोजेक्टाइज के अंदर जो रिसोर्सेस असाइन होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेटेड मीन्स उनका फुल अटेंशन, फुल फोकस के साथ आपके प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। पार्ट टाइम पे ये है कि एक टाइम पे वो फंक्शनल एरिया को डिस्कस कर रहे होते हैं, दूसरे टाइम पे वो आपके प्रोजेक्ट को डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपकी कंसल्टेशन आपकी टीम की डिवाइड हुई पड़ी होती है और मोस्टली 2 बॉसेस को वो डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको टीम की डेडिकेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पर मिलती है हमें डेडिकेशन, और वो सारे प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका कंसर्न प्रोजेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टीम डिवाइड होती है, आपको कैसे उनको कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। यहाँ समझाने वाली बात ये है। पार्टनरशिप है तो कोई चीज़, देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप में ऑल द वर्क इज़ टोटली डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट्स हुए आपके पार्टनर्स का, अगर उसमें चीज़ में मेंशन है तो दैट्स ग्रेट, आपकी गुड टू गो। तो इन दैट केस आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया जाए, नहीं होता मोस्टली अगर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में, अगर डॉक्यूमेंटेशन में मिसिंग हुई तो ये आपके लिए काफ़ी पैनिक क्रिएट कर सकता है पार्टनरशिप में। ये चैलेंजेस हैं। वर्चुअल टीम इंतहाई मोस्ट चैलेंजिंग है और नॉट रिकमेंडेड, या इवन अगर आपसे पूछा जाए कि इन 4 टीम्स में से आप किसको प्रेफर करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास सबसे लास्ट लीस्ट पे रखिएगा कि वर्चुअल टीम को। वर्चुअल टीम्स के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो मैं ये बात बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपने देखना है वो किस टीम की बात कर रहे हैं। या मैंने नीचे बी अवेयर ऑफ टाइप ऑफ टीम डिस्क्राइब इन सिचुएशन, क्वेश्चन में आपको किस टीम के बारे में बात कर रहे हैं, डेडिकेटेड की बात कर रहे हैं, पार्ट टाइम है, पार्टनरशिप है, या वर्चुअल टीम है, उसी को सामने रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को हमने आंसर करना है। प्री असाइनमेंट्स में हमने बात कर ली है। नेगोशिएशन हम करते हैं जब भी आपको फंक्शनल मैनेजर से कोई टीम मेंबर अगर रिक्वायर्ड है तो फंक्शनल मैनेजर से हम नेगोशिएशन के प्रोसेस है वो अचीव करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की जो नीड्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज़ हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएशन में। आपने अपने रिसोर्स के मैनेजर को ये कन्वेंस करना है कि उसको क्या फ़ायदा होगा आपके प्रोजेक्ट से। अगर आप अपने टीम मेंबर को मेरे प्रोजेक्ट में असाइन करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, या उसके इंटरेस्ट के बारे में आप किस तरह बात करेंगे, उसे कैसे कन्विंस करेंगे। तो नेगोशिएशन की ये भी एक पॉइंट है। उसका जो वर्क होगा वो कितना, उसको जैसे मैंने बात की, रिसोर्स मैनेजर का क्या इंटरेस्ट रहेगा उसमें, उसके जो डिपार्टमेंट है उसको क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ें हम यहाँ नेगोशिएशन में डिस्कस करेंगे। बेस्ट रिसोर्स, आप जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बेस्ट रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ना रखिए, ना हम उस पर नेगोशिएशन पे जाएंगे। जो रिसोर्स, जिस लेवल की आपको रिसोर्स चाहिए हमने उसी लेवल पे बात करनी है। ये भी बैड प्रैक्टिस में रहेगी जहाँ आपको बेस्ट रिसोर्स की ज़रूरत ही नहीं है,
कोई एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल पार्ट पे है, बहुत रिलैक्स सेक्शन है, तो वहाँ पे हाई लेवल के एक्सपर्ट बंदे को रखना क्यों चाह रहे हैं? तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वहाँ बेस्ट रिसोर्स की भी रिक्वायर्ड ना रखें. However, be able to improve that with different project management tools. Why project require the stated quantity and quality. किस क्वालिटी किस क्वांटिटी के रिसोर्सेस आपको चाहिए, उनके रेफरेंसेस आपने बताने हैं, उनको आपने जस्टिफाई करना है कि इतनी क्वांटिटी और इस क्वालिटी के रिसोर्स हमें चाहिए प्रोजेक्ट के पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए सेक्शन को. और डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे हमने हिस्टोग्राम को डिस्कस किया, जैसे हमने पैरिटी चार्ट में भी डिस्कस किया था, मुख्तलिफ चार्ट्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं, टूल्स के थ्रू हमने यूज़ करना है. नेगोशिएट अपॉर्चुनिटी डिस्कवर द व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजर विल नीड फ्रॉम. आपके प्रोजेक्ट में रिसोर्स मैनेजर का कितना इंटरेस्ट है, ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी नेगोशिएशन. हम जब उससे बात करते हैं तो हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि रिसोर्स मैनेजर हमारे प्रोजेक्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है, पॉजिटिव इंटरेस्ट रखता है या नेगेटिव इंटरेस्ट रखता है. तो यहाँ पे भी आपको डिस्कवर हो जाएगा कि ये जो स्टेक होल्डर है हमारा रिसोर्स मैनेजर, इसको हमने कैसे मैनेज करना है. और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर में. स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में टीम बिल्डिंग रिलेशनशिप, हम जैसे नेगोशिएशन में हमें हमारा मेन फोकस होता है रिलेशनशिप पे. ये याद रखिएगा, नेगोशिएशन का मेन कंसर्न होता है टू बिल्ड अप अ गुड रिलेशनशिप विद द मैनेजर्स और विद योर स्टेक होल्डर्स, not to achieve the optimum or maximum or very best quality of resource management or physical resources. हमारा इस मेन फोकस रहेगा नेगोशिएशन में टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप. ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जब किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी फंक्शनल एरिया के टीम मेंबर्स का कोई मसला आता है, उसको आप कैसे डील करेंगे रिसोर्स मैनेजर्स के साथ, वो भी हम नेगोशिएशन में डिस्कस करते हैं रिसोर्स मैनेजर से. अगर आपका टीम मेंबर जो आप मुझे असाइन कर रहे हैं वो अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं आता या उसका इनपुट या उसका आउटपुट हमारे पास डिज़ायरेबल नहीं है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, तो नेगोशिएशन में हम ये भी डिस्कस करते हैं. अभी हमने बात की कि वर्चुअल टीम्स चैलेंजिंग है काफ़ी. टाइम जोन, लैंग्वेज, कल्चर और रेफरेंसेस और टास्क असाइनमेंट्स और वहाँ से फीडबैक, और इसमें काफ़ी चैलेंजिंग रहता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए. तो इसको आप मोस्टली अवॉइड करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन है एक्वायर रिसोर्सेज में कि हम इसको भी हम रख सकते हैं. अभी जो कंडीशन है मोस्टली, अगर हमें कोई ऐसा काम है आउटसोर्स करना हो तो हम वर्चुअल टीम्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन PMI इसको कहती है कि आप उसको लीज प्रायोरिटी पे रखिएगा. रिसोर्स एक्विजिशन में मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन होता है. आपको कोई रिसोर्स चाहिए, हमारे पास कंस्टेंट्स हैं जी, उसकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, चैलेंज एजुकेशन पूरी. फिर हम कहते हैं नहीं, एजुकेशन के साथ इतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. ओके फाइन, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. फिर हम कहते हैं उसकी इतनी एज होनी चाहिए. अच्छा, फिर उसके साथ हम फ़िल्टर आउट कर दिया अपने पूल को, अपना जो हमारे पास रिसोर्सेज पूल है उसको हम फ़िल्टर आउट कर रहे हैं. एजुकेशन, एक्सपीरियंस, उसकी एज होनी चाहिए, ओके फाइन. स्पेसिफिक लैंग्वेज आनी चाहिए एक, ये भी अभी रिक्वायरमेंट हो गई, ओके फाइन, स्पेसिफिक. अब फिर जेंडर पे आ जाता है, यार ये मेल होगा या फीमेल होगा, ओके वहाँ पे भी कंस्टेंट आ जाती है. यार कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, यार उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसकी एज इतनी होनी चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए. फिर हम वहाँ पे BMI पे आ जाते हैं, यार बंदे की इस जॉब के स्पेसिफिक काम करने के लिए ये भी रिक्वायरमेंट आ जाती है. अब मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, बाज़ों का सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, कोई एक फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से हम जो हायरिंग है उस बंदे की नहीं कर सकते. तो मल्टीपल क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं हम, एक जो है डिसीजन एनालिसिस करते हैं कि जो हम रिसोर्स एक्वायर करने जा रहे हैं उसके स्पेसिफिक कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से फीचर्स को हमने ऑब्ज़र्व करना है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उसको हमने देखें. तो यहाँ पे हम वो डिसाइड करते हैं. हालो इफेक्ट क्या होता है? ये पोटेंशियल एक आप हम कह सकते हैं बैड प्रैक्टिस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की. जॉब आती है कि जनाब हमें कंस्ट्रक्शन के काम के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए. प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए तो उसका एक्सपीरियंस कितना होगा? एटलीस्ट 10 ईयर इन कंस्ट्रक्शन. ठीक है जी. हमें वेब डेवलपमेंट की जॉब के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए या एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर को एटलीस्ट वेब डेवलपमेंट में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो PMI ये कहता है कि जो टेक्निकल एरिया की एक्सपर्टीज़ है दैट इज़ वेरी डिफरेंट दैन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ एंड स्किल्स. वो PMI इसके कंप्लीट कंट्रास्ट में जाती है, लेकिन मोस्टली मार्केट में हमारे पास यही देखने में आता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी उस फील्ड में, उस स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया में एक्सपर्टीज़ रहती है.
यानी एक बहुत अच्छा नेटवर्क इंजीनियर है तो उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो भी काफ़ी अच्छा नेटवर्क इंजीनियर होता है। लेकिन पीएमआई कहती है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस देखना ज़रूरी है। ये कतई ज़रूरी नहीं कि एक इंसान टेक्निकली बहुत अच्छा है तो वो मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा रहेगा, नहीं। इसलिए पीएमआई का यही अप्रोच रही है और वर्ल्ड वाइड से रिकगनाइज भी किया गया है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसका बंदा डिफरेंट होना चाहिए और टेक्निकल से रिलेटेड जो काम है उसका बंदा डिफरेंट होना चाहिए। इन दोनों को सेपरेट रखिए। तो हॉलो इफेक्ट में क्या करते हैं, हम टेक्निकल बंदे को ही मैनेजमेंट में डाल देते हैं, जिसको टेक्निकली तो अच्छा रहता है लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स उसके पास कम होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए लीस्ट होते हैं, तो वो अपनी टीम को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता। तो हॉलो इफेक्ट ये कहता है कि टेक्निकल बंदे को टेक्निकल जगह पे रखें और जो मैनेजमेंट के लेवल है के लोग हैं उनको मैनेजमेंट के लेवल पे रखिए, उनको मैनेजमेंट साइड पे रखिए। यही इसकी जो एक्सप्लेनेशन है। आउटपुट क्या रहेगा, रिसोर्स असाइनमेंट्स आएंगी, वर्क की असाइनमेंट्स मिल जाएंगी हमारे पास, किस तरह करना है, किस टाइम पे करना है, रिसोर्स कैलेंडर, किस टाइम पे हमें रिसोर्स मिलेंगे, कब हमने करना है, चेंज रिक्वेस्ट के साथ डेफिनेट लेंगे। चेंज रिक्वेस्ट को हमने इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स के थ्रू गुजार के उसी से लेके चलना है, उसी के साथ। रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में भी चेंज जो एक्सपीरियंस अपडेट करंट जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान को चेंज करते रहेंगे। स्केजल मेन एडजस्ट अकोमोडेट, हमने बात की थी कि स्केजल आपका डेफिनेटली चेंज होगा, आपको रिसोर्स जिस टाइम पे मिलेंगे हमने अपने प्लान को उसी टाइम पर एडजस्ट करना होगा। कॉस्ट बेसलाइन डेफिनेटली इम्पेक्ट करेगी, हमने इस पर बात की हुई है। स्टेक होल्डर रजिस्टर यहाँ से चेंज यहाँ से आएंगे, हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर सामने आ रहे हैं। पहले कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, पहले कंसल्टेंट नहीं थे, पहले आउटसाइडर्स नहीं थे, अब जाके हमारे पास ये सारे लोग सामने आ गए। तो जो स्टेक होल्डर रजिस्टर्स हैं डेफिनेटली वो भी चेंज होंगे। न्यू रिस्क डेफिनेटली हमारे पास आएंगे, कोई रिसोर्स पर्सन अगर उस टाइम पे ना मिला या फिजिकल रिसोर्स उस टाइम पे ना आपको अवेलेबल रहा तो डेफिनेटली आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, रिस्क के जो मैग्नीट्यूड है डेफिनेटली वो फ्लैक्चुएट होंगे। लेसन लर्न यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने लेसन लर्न देखे पिछले प्रोजेक्ट में, एक्विजिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आई थी पिछले प्रोजेक्ट में वो हमने यूटिलाइज करनी है और अपने प्रोजेक्ट्स में जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड दैट समथिंग गोस गुड, दैट समथिंग गोस रॉन्ग, वो सारा डॉक्यूमेंट हमने ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिर शेयर भी करना है, उसको हमने रिटर्न बैक करना है। थैंक यू सो मच। ये था हमारे पास एक्विजिशन का लेक्चर। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।